अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 42। We were into the depths of exercise psychology or psychology of people who take part in sports and what is the effect of their taking part in sports or exercising, and what happens or what are the negative effects of not exercising or not taking part in sports activity. That's what we are into these days. Last time we talked about certain theories of exercise and how exercise in the view of those theorists influence human mind and human body. आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज करने का, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, हमारी से मेरी मुराद इंसानों की क्या असरात हैं उस जिस्म पर, नफ्सियात पर। यही चीज़ हम आगे आज के लेक्चर में देखेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसी बात को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद आज की बात को आगे बढ़ाएं, लेट अस टेक ए व्यू ऑफ व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर। लेट अस क्विकली रिव्यू दैट। अयादा करने से आप जानते हैं आपकी मेमोरी, आपकी यादाश्त, आपके हाफजा जो है वो बेहतर हो जाता है। चलिए जल्दी से इसका अयादा कर लेते हैं। हमने पिछली दफ़े देखा था कि माहिरीन नफ्सियात ये देखना चाहते हैं कि लोग वर्जिश क्यों करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा क्यों लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो हिस्सा नहीं लेते, वो कौन लोग हैं जो हिस्सा लेते हैं, वो कौन लोग हैं जो हिस्सा लेने के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं, वो कौन लोग हैं या वो कौन से अवामिल, अनासिर, मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर लोग वर्जिश करते हैं, हिस्सा लेते हैं लेकिन ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो कौन से अनासिर, मुहर्रकात या वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से लोग मेंटेन करते हैं। ये चीज़ें हम पिछले मर्तबे देख रहे थे और इस रेफरेंस में हमने आपसे 4 थियरीज का जिक्र किया था। वो कौन कौन सी 4 थियरीज हैं? द थियरी ऑफ रीजन्ड एक्शन, द थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, याद आया आपको? द ट्रांस थेरेटिकल मॉडल और थियरी में हमने आपको बताया था इट्स मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थियरीज, और आखिर में हमने इसका जिक्र किया था सोशल कॉग्निटिव थियरी का। हमने बताया था कि ये थियरीज जो हैं दीज आर एक्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस एज टू व्हाई पीपल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एंड व्हाई डोंट दे टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। Why do they drop out? Why is it that certain people don't drop out? Why is it that certain people maintain? Why is it that certain people don't maintain? Why is it that certain people who drop out get back into the regimen of exercising? ये हमने थियरीज के जरिए एक्सप्लेन किया था और हमने आपको बताया था कि माहिरीन नफ्सियात इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई एक थियरी जो है वो इन तमाम बिहेवियर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। इसलिए द एक्सप्लेनेशन, ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द बिहेवियर्स रिलेटेड टू मैन्स टेकिंग पार्ट और नॉट टेकिंग पार्ट इन एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैव टू बी रिलेटेड इन रिलेशन टू मेनी एलिमेंट्स ऑफ दीज थियरीज। ये हमने पिछली दफे देखा था और आखिर में हमने एक और चीज इस रेफरेंस में देखी थी कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से या एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस, इलनेस और डेली हैसल्स में कमी वाक़या हो जाती है। इसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हैं और इसकी डिटेल से हम इसका एक मुशाहिदा करेंगे कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से या एक्सरसाइज करने से क्या क्या मुस्बत असरात हो सकते हैं। पहले चीज़ इसमें देखना है कि स्पोर्ट्स का और इम्यून सिस्टम या कैंसर और HIV एड्स का क्या कोई ताल्लुक है। हमारे इस सदी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इंसानी बनी नौ इंसान को दरपेश हैं, जो बहुत बड़ी प्लेग्स हैं, जैसे
17वीं 18वीं 19वीं सदी में प्लेग हुआ करती थी, इसी तरह से आजकल जो हमें थ्रेटन कर रही है बनी नौ इंसान को, दो बीमारियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 कैंसर एंड नंबर 2 एड्स। ये दो बीमारियां जो हैं ये बनी नौ इंसान को थ्रेटन कर रही हैं। अभी तक बनी नौ इंसान ने, लोगों ने, साइंसदानों ने इनके मुकम्मल इलाज के जरिए दरियाफ्त नहीं किए, इनकी मुकम्मल प्रिवेंशन का रास्ता ढूंढा नहीं। इन पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हमें बहुत से नए नए इसके क्लूज मिल रहे हैं एज टू व्हाट कैन help people to avoid AIDS, HIV AIDS and कैंसर। और इस ज़िम्न में यह भी देखा है कि वर्जिश जो है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स helps people to avoid cancer, helps people to get cancer out of their systems, helps people to avoid HIV AIDS, helps to avoid people to have a complete onslaught of the symptoms of HIV AIDS। वो लोग जो वर्जिश करते हैं, वो ख़वातीन जो वर्जिश करती हैं, उनमें देखा गया है कि कोलन और ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो कम है। अंतड़ियों का और सीने का कैंसर जो है वो एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स में, स्पोर्ट्स पर्सन्स में वो कम है बनिस्बत उन लोगों में जो वर्जिश नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा प्लेग जो 21वीं सदी का है, कैंसर, उसमें ये बात हमारे सामने वाज़े तौर पर खुल के सामने आ गई है कि कैंसर, ख़ास तौर पर छाती का सरतान और ख़ास तौर पर अंतड़ियों का सरतान, कोलन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, the incidence of these two types of cancer are lowered as a result of people taking part in exercise and sports. Research has shown that young women who regularly participate in physical exercise are at a reduced risk to developing of breast cancer. Research has shown that people beyond a certain age and they undertake regular exercise, they are at a reduced risk to develop colon cancer। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और वो लोग जो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते, इन दो ग्रोहों में कैंसर की इंसिडेंस ना करने वालों में ज्यादा है और करने वालों में कम है। So this is the relationship between regular exercise, activity or taking parts in sports and cancer। दूसरी बात जो इस ज़िम्न में देखी गई है, that relates to the immune system। immune system क्या है? immune system is आपके जिस्म में कुव्वते मुदाफ़ियत जो है वो इम्यून सिस्टम है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे जिस्म में, हर शख्स के जिस्म में जहाँ बीमारियों की तरफ एक पैदा किया है कि उनको बीमारियां हो सकती हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुव्वते मुदाफ़ियत भी हमारे जिस्म में बनाई है, रखी है। रिसर्च से ये ज़ाहिर होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है, कुव्वते मुदाफ़ियत जो है, वो वर्जिश करने की वजह से, रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज की वजह से इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत जो है वो वर्जिश की बिना पर, स्पोर्ट्स की बिना पर पहले से बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। यूं भी समझिए कि वो लोग जो वर्जिश करते हैं और वो लोग जो वर्जिश नहीं करते, वो लोग जो वर्जिश करते हैं या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम
बेहतर है, स्ट्रॉन्गर है in comparison to those people who do not take part in sports or who do not exercise. But there is a but here. वो क्या but है? ताहम देखने वाली बात यह है कि अगर वर्जिश एक्सरसाइज हद से ज्यादा बढ़ जाए, if it goes beyond the optimal level, then it is a suppressant of immune system. तो ये कहना, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे गुजारिश की थी कि इम्यून सिस्टम जो है उसका वर्जिश के साथ या खेलों में हिस्सा लेने के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है, और ये ताल्लुक है कि इम्यून सिस्टम वर्जिश की बिना पर बेहतर हो जाता है, ज्यादा विजिलेंट है, लेकिन इम्यून सिस्टम ओवर एक्सरसाइज की वजह से कैन बी सप्रेस्ड। वो लोग जो वर्जिश करते हैं उनमें कुव्वते मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, वो लोग जो वर्जिश ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं उनकी कुव्वते मुदाफ़ियत कम हो जाती है, वो लोग जो वर्जिश नहीं करते उनकी कुव्वते मुदाफ़ियत भी कम होती है। इसलिए इम्यून सिस्टम और वर्जिश या रेगुलर एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स बिहेवियर को समझने के लिए ये ख्याल में रखना चाहिए कि इट्स ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स डज नॉट इंक्रीज इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। वन इज ओपन टू डिजीजेज। If one begins to take part in exercise and physical activity and sports behavior, immune system becomes more vigilant, more strong, and therefore the resistance against diseases increases. But if exercise and sports are indulged in beyond a certain limit, the optimal limit, then that indulgence or that sports activity or that exercise activity reduces, suppresses the immune system. Thus, one is again open to mental and physical diseases. तो ये बात जो है ये देखने वाली, गौर करने वाली है कि वर्जिश जरूर कीजिए, लेकिन वर्जिश को हद से ज्यादा नहीं बढ़ाइए। जो हमारी रोजमर्रा की सेइंग है कि कोई भी चीज अगर हद से तजावुज कर जाए तो उसके नुकसानात होते हैं, यही बात हमारी वर्जिश के बिहेवियर से और खेलों के बिहेवियर पर भी एप्लीकेबल है। हद से ज्यादा वर्जिश, हद से ज्यादा खेलों में हिस्सा लेना हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और ये हमारी बहुत सी बीमारियों का पेश खैमा हो सकता है। खास बात है याद रखने वाली। चलिए इससे आगे भी देखते हैं। ये तो हो गया इम्यून सिस्टम और कैंसर के साथ एक्सरसाइज, वर्जिश और स्पोर्ट्स बिहेवियर का ताल्लुक। क्या स्पोर्ट्स बिहेवियर का ताल्लुक HIV एड्स से भी है? क्या समझते हैं आप? एड्स ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप अपनी स्क्रीन पे भी पढ़ रहे होंगे। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें बहुत सी अलामात जो हैं वो खुदा न खास्ता इंसान में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं अगर वो एड्स का शिकार हो जाए। हम जानते हैं कि इंक्रीज्ड एंजाइटी, इंक्रीज्ड डिप्रेशन आर रिलेटेड टू, आर कंसिडर्ड टू बी related to facilitating factors of AIDS. जरा ये समझने वाली बात है। We are diving into the depths of the relationship. हम गहराई में जाके देख रहे हैं कि एक्सरसाइज का, वर्जिश का, स्पोर्ट्स बिहेवियर का एड्स के साथ क्या ताल्लुक है। इसलिए तवज्जो फरमाइए, खास तौर पर क्या चीज़ देखने वाली है। हम जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो जहनी अलामात हैं वो एड्स की डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। और हम जानते हैं
कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन वर्जिश की वजह से कम होते हैं। एक शख्स जो वर्जिश करता है, जो एक्सरसाइज करता है, जो एक्सरसाइज करती है खातून, जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, जो हिस्सा लेती हैं, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो कम है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात ने ये नतीजा भी निकाला कि क्योंकि एड्स इंक्रीज्ड एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से फैसिलिटेट होता है, और क्योंकि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज और एड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स बिहेवियर is negatively correlated, is a suppressant variable of HIV/AIDS। ये हमारा तजुर्बा, ये हमारा मुशाहिदा, हमारी से मेरी मुराद मैं नहीं, हमारा से मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात जिन्होंने तहकीक की है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से मुतल्लिक। इसलिए उन्होंने अपने तजुर्बात में, मुख्तलिफ मुशाहिदात में इस चीज़ को भी देखा कि वो लोग जो एड्स HIV के शिकार हैं, अगर वो रेगुलरली वर्जिश करते हैं, रेगुलरली स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी एड्स के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जहां एड्स एक फिजिकल डिजीज है, जहां एड्स एक फेटल इन्फेक्शियस डिजीज है, ये आप जानते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये खून के जरिए से ट्रांसफर होती है, और ये भी आप जानते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। जहां भी एड्स इन्फेस्टेड खून आप ट्रांसफर होगा आप एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां इस बात का खतरा है कि रिसीवर जो है, अगर वो रिसीव कर रहा है, कर रही है इन्फेक्टेड ब्लड, तो उस इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से उस रिसीव करने वाले को भी एड्स और HIV की बीमारी जो है वो लाहक हो जाए। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये बात नोट की है, इस बात का मुशाहिदा किया है, इस बात के रिजल्ट्स उनके सामने आए हैं कि अगर वो लोग जो एड्स या HIV के शिकार हैं, अगर वो वर्जिश करने लगें और अगर वो खेलों में हिस्सा लेने लगें, तो उनके HIV रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो जहां हमने ये देखा कि वर्जिश की बिना पे एंग्जाइटी डिप्रेशन कम है, और एंग्जाइटी डिप्रेशन कम होने की बिना पे एड्स का फैसिलिटेट होना कम हो गया, वहां हमने ये भी देखा कि वो लोग जो एड्स या HIV के शिकार हैं, मरीज हैं, उनमें भी एक्सरसाइज की वजह से इसके सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये रिलेशनशिप है एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का HIV एड्स के साथ। हमने क्या क्या देखी अभी तक? हमने 3 चीजें देखी। इसका रिलेशनशिप कैंसर के साथ, इसका रिलेशनशिप इम्यून सिस्टम के साथ, और इसका रिलेशनशिप HIV एड्स के साथ। और तीनों जगह हमने देखा कि इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाते हैं, और HIV एड्स के सिम्टम्स और उसकी डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाती है। सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और उसकी डेवलपमेंट भी कम हो जाती है। ये ताल्लुक है एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स बिहेवियर का, ऐसी मोहलक बीमारियों के साथ, कैंसर और एड्स के साथ। चलिए इससे आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज पे नजर डालते हैं। 3 things that relates to 3 things. We have been talking about the relationship of exercise and sports behavior with physical diseases such as AIDS and such as cancer.
let us take a look at what is the relationship of exercise behavior or sports behavior with certain psychological variables. We will take a look at those, and you can see it on your screen also. We are going to talk about 3 psychological variables that are influenced, affected by exercise or one's taking part in sports activity. What are those 3 variables? Social, physique, anxiety, variable number 1. घबराइए नहीं, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है. वेरिएबल नंबर 2, फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड वेरिएबल नंबर 3, बॉडी इमेज. चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या 3 अनासिर हैं, वेरिएबल्स हैं, जिनको मैंने माहिरीन नफ्सियात स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हैं वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स कह रहे हैं, और इनका एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बिहेवियर से क्या ताल्लुक है. सबसे पहले देखते हैं सोशल फिजिक एंजाइटी. सोशल फिजिक एंजाइटी रिलेट्स टू a person's feeling of anxiety because he or she thinks that his physique is not ideally maintained or ideally created or is an ideal shape. If a person feels anxiety because of the shape of his physique, because of the factor that he feels that his body is such that people may not react to it positively, that is an example of social physique anxiety. Expecting people to evaluate the body in a negative manner is social physique anxiety. दूसरी चीज जो इसमें मैंने आपसे जिक्र किया, that relates to physical self concept, जहां हमारी अपने बारे में एक राय है मुख्तलिफ अंदाज में, वहीं हमारी राय ये भी है कि हमारी फिजिकल बीइंग जो है वो कैसी है. व्हाट इज, हाउ डू आई लुक? माई फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ए पिक्चर इन माई हेड, इज ए प्लास्टिक इमेज इन माई हेड. I consider myself tall or short or fat or bald or handsome or ugly. All of these are part of my physical self-concept. Physical self-concept is the perception of a person relative to his physical self, relative to her physical self. ये दूसरा psychological element है. तीसरी चीज जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा इस वक्त, दैट इज द बॉडी इमेज. द प्लास्टिक पीसेस ऑफ इमेजरी, द पिक्चर्स दैट वी कैरी अबाउट आवर ओन बॉडी इन आवर माइंड्स, इन आवर हेड्स, इज व्हाट इज कॉल्ड द बॉडी इमेज. हमारा बॉडी इमेज क्या है? जो हम अपने जहन में अपने बारे में, अपने जिस्म के बारे में जो हमारी तमसील है, जो हमारी तस्वीर है, जो हमारी पिक्चर है, दैट इज द बॉडी इमेज. इन तीनों फैक्टर्स से मुतल्लिक रिसर्च शोज दैट दीज 3 वेरिएबल्स, दैट इज एंजाइटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बॉडी इमेज, improves, becomes better as a result of a person exercising, as a result of a person taking part in sports. इतना अहम मकाम है स्पोर्ट्स का. अभी हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स बिहेवियर का हमारे इम्यून सिस्टम पे खुशगवार असर है. हमारी लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर से वो रिलेटेड है, और कैंसर अगर हो खुदा न खास्ता किसी को, तो उसके सिम्टम फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. और तीसरा हमने देखा कि इसका HIV एड्स से भी ताल्लुक है. ये 3 चीजें हमने फिजियोलॉजिकल रियल्म में देखी कि एक्सरसाइज का, वर्जिश का, स्पोर्ट्स का जिस्मानी तौर पर क्या असर है एक शख्स पे.
अब हम देख रहे हैं कि फिजिकल सेल्फ के अलावा एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स बिहेवियर का, उसके जहन पर, उसकी नफ्सियात पर क्या असर है। और इससे मुतल्लिक हमने 3 और चीज़ों का मुशाहिदा किया: सोशल फिजिक एंजाइटी, फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट और बॉडी इमेज। और हमने कहा कि माहिरीन नफ्सियात ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात में ये देखा कि एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की बिना पर एक शख्स की इन तीनों नफ्सियाती अवामिल पर खुशगवार असर है। हिज और हर सोशल फिजिक एंजाइटी deteriorates, decreases. His physical self-concept becomes better, becomes good, becomes more exhilarating for him, is a source of joy and happiness for him, and his body image improves, and as a result of the improvement in his body image, what he or she thinks of his or her body, as a result of improvement in that, the positive effect, खुशगवार एहसासात पैदा होते हैं एक शख्स में। तो ये असर है माहिरीन नफ्सियात ने जो देखा है एक्सरसाइज का हमारी नफ्सियाती अवामिल के साथ। आप ये बताइए मुझे कि आपका क्या ख्याल है, इज एक्सरसाइज और टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स ऑलवेज अ गुड थिंग related to what we have been talking about, related to physical and psychological advantages that it brings, or are there some disadvantages, physical or psychological disadvantages to doing exercise and to indulging in sports activity? क्या इसके कोई disadvantages भी हैं आपके ख्याल में? only related to physical and psychological symptoms. क्या ख्याल है आपका? Absolutely, and this is what we are going to talk about. Exercise or sports behavior may lead to exercise addiction. What is exercise or sports addiction? It is like any other addiction, like addiction to caffeine. मैंने आपसे गुजारिश की है कि आपको कैफीन अवॉइड करनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी मार्केट में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैफीन है। आप जानते हैं कैफीन इज ए सप्रेसेंट ऑफ पॉजिटिव केमिकल्स इन योर बॉडी। आप जानते हैं निकोटीन अवॉइड करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि निकोटीन इज एन एडिक्टिव ड्रग। a person develops addiction to nicotine. और मैंने आपको गुजारिश की थी कि दुनिया में आजकल सबसे बड़ा किलर कौन सा है? दैट इज सिगरेट स्मोकिंग, निकोटीन। याद आया आपको? इसलिए इस एडिक्शन से भी बचना चाहिए आपको, जैसे आपको कैफीन की एडिक्शन से बचना चाहिए, जैसे आपको ड्रग डिपेंडेंस की, साइकोट्रॉपिकल ड्रग्स की एडिक्शन से बचना चाहिए, इसी तरह आपको कैफीन और निकोटीन एडिक्शन से भी बचना चाहिए। ऑफ कोर्स अल्कोहल एडिक्शन से भी बचना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑल काइंड्स ऑफ साइकोट्रॉपिकल ड्रग्स व्हिच आर एडिक्टिव मस्ट बी अवॉइडेड under all and any circumstances. Never go near them. But we are talking about exercise. Is exercise addictive? Yes, it is. Yes, it is. Because it produces positive effects and emotions. Therefore, some people tend to get addicted and cannot avoid exercising. And that is a kind of addiction. A dependence on a regular regimen of exercise, a dependence on regular
regimen of exercise is addiction, and that is bad. So exercise does not have only advantages, it may also have the disadvantage, and that disadvantage is that it might lead to addiction, meaning that a person cannot break his regular regimen of exercise. होता क्या है इस सूरत में, एडिक्शन की सूरत में क्या सिम्टम्स जाहिर होते हैं, उनका भी एक नज़र में तज्जिया मुशाहिदा कर लेते हैं. फेलियर टू एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू मूड डिस्टर्बेंस. वो लोग जो एक्सरसाइज से एडिक्टेड हो जाएं, अगर वो वर्जिश ना करें तो उनमें बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्बेंस होती है. ये ज़्यादा से क्या मुराद है? अगर एक शख्स इम्तिहान से पहले एंग्जाइटी है, उसका दिल धड़क रहा है, मुंह ड्राई हो रहा है, अगर वो ड्राइविंग सीखने जा रहा है तो उसको स्लाइट एंग्जाइटी है, अगर उसने ये समझा कि उसके दोस्त का, उसके भाई का, उसकी बहन का दूसरे शहर से 4, 8, 10 दिन से ख़त नहीं आया, कोई राब्ता नहीं हुआ, तो वो फिक्रमंद है, डिप्रेस्ड है. अगर वो ये देखता है कि वो इम्तिहान में बहुत ज़्यादा अगर नंबर नहीं लेगा या लेगी तो उसको उसकी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या ये किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं लोग सारे? जी नहीं, ऐसा नहीं है. इसलिए कि इन अलामात में शिद्दत नहीं है, और ये अलामात जो हैं ये कुछ अरसे के लिए हैं, और ये हालात के बदलने के साथ साथ खुद ब खुद बदल भी जाती हैं. तो इसलिए जब हम डिपेंडेंस का जिक्र करते हैं तो हम ये जहन में हमें ज़रूर रखना चाहिए कि डिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक्सरसाइज की टर्मिनेशन की वजह से, कि ख़त्म करने की वजह से एक शख्स में ज़्यादा मूड डिस्टर्बेंस होती है. नॉर्मल जो मूड डिस्टर्बेंस है, गाड़ी लग गई आपकी, आपका पेपर में एक सवाल अच्छा नहीं हुआ, आपके दोस्त ने आपको अच्छी तरह से बात नहीं की, उसमें जो मूड डिस्टर्बेंस है वो रिलेटिवली कम है. लेकिन इन एक्सरसाइज एडिक्शन द मूड डिस्टर्बेंस इज मोर देन what we have just described to you. So mood disturbance is one of the symptoms of exercise addiction. Another symptom of addiction, as you know, you must have read it, that if a person is addicted, for instance, to alcohol or nicotine or psychotropical drugs, then once these drugs are withdrawn from his system, he becomes restless. Exercise में भी ऐसा ही है. Restlessness is one of the reactions of not being able to exercise. Another symptom of exercise addiction is stressed. A person feels stressed because he has not exercised. Another exercise addiction is a higher degree of depression. उस शख्स में जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा और अगर वो एडिक्टेड है तो उसमें डिप्रेशन की जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल शख्स से ज्यादा है. एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज अ सिम्टम ऑफ एक्सरसाइज एडिक्शन. अनदर एक्सरसाइज एडिक्शन सिम्टम इज हायर लेवल ऑफ एंजाइटी. बेवजह किसी बात से खौफ ज़दा होना, तशवीश में मुब्तला रहना, ये भी एंजाइटी का सिम्टम है, और ये उन लोगों में जाहिर हो सकता है, बाज़ औक़ात हो जाता है, जो एक्सरसाइज से एडिक्टेड हैं. और आखिरी बात, दे फील जनरली अनकंफर्टेबल. देयर इज ए जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन पीपल who are addicted to exercise. So exercise is not only, or physical exercise and sports activity is not only something which is valuable and which always leads to pleasurable effects. Exercise can also lead to addiction, and addiction can create all these problems.
एक्सरसाइजिंग की एडिक्शन जो है उसको हम एक और तरह से भी समझते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेटरी रनर. An obligatory runner is somebody who runs, and if he is not given the opportunity to run, if he cannot run, then he becomes extremely anxious and withdrawal and feels psychologically discontented. Obligatory runner, therefore, is another term of exercise addiction. Exercise addiction के हमने आपसे बहुत से मनफी जो उसके अवामिल हैं, उसके असरात हैं, उनका जिक्र किया. तो जहां आप एक्सरसाइज करें वहां इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए कि एक्सरसाइज इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, उसको इतना क्रॉनिक नहीं करना चाहिए कि वो एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, विड्रॉल महसूस करेंगे और जनरल डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे, डिसकॉन्टेंट महसूस करेंगे. चलिए इससे आगे चलते हैं, एंड लेट अस टेक ए लुक एट सम ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स. व्हाई डू वी वांट टू टेक अ लुक एट द ईटिंग डिसऑर्डर्स? बिकॉज वी वांट टू सी इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइजिंग, स्पोर्ट्स बिहेवियर and eating disorders. Eating disorders you must have studied in clinical psychology or abnormal psychology. इसलिए मैं उनका मुख्तसरन लेकिन जल्दी से जिक्र करना चाहता हूं. हमने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स बिहेवियर. चलिए पहले क्लिनिकली डायग्नोस्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स का जिक्र कर लेते हैं. आपने डीएसएम में, डीएसएम आप जानते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, या आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इन दोनों बड़ी बड़ी जो ये फहरिस्तें हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की, आपने यकीनन इनसे आगाही हासिल कर ली होगी. क्लिनिकल साइकोलॉजी के रेफरेंस में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के रेफरेंस में आप जानते हैं DSM is the classification, is the book that is used by the North American psychiatrists, psychologists and people related to mental health. And according to that book, the Diagnostic and Statistical Manual, they classify symptoms into various diseases. और आप जानते हैं कि दूसरा बड़ा सिस्टम जो दुनिया में राइज है आजकल वो है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एजीज के तहत, जो उसके मशवरों के तहत एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उसके मुताबिक उस कॉन्फ्रेंस में ये तय पाया कि कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो किस डिजीज का, किस बीमारी का हिस्सा हैं, और वो जो कैटलॉग है, दैट कैटलॉग इज कॉल्ड ICD. और आप जानते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद DSM, that is Diagnostic and Statistical Manual in the North American continent, and the ICD, that is the rest of the world classification of mental diseases, they are revised from time to time. They are brought up to date from time to time. अब इन दोनों कैटलॉग्स में जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स का जिक्र है, उनमें बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यहां पर हम दो का खास तौर पे मुतालिया करेंगे. वन इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा. यू आर फेमिलियर विद दैट टर्म आल्सो, और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा. द फर्स्ट इज व्हेन देयर इज ए severe weight loss, when somebody who suffers from this has an intense fear of weight gain, when there is a desire to remain extremely thin, when there is no amount of suggestion from friends or relatives can help the person to gain weight, and when he or she requires professional help to combat that thinness, extraordinary thinness, these are the symptoms of the first eating disorder called anorexia nervosa. दूसरा डिसऑर्डर आप जानते हैं, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा. इसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स में हैं?
These are the people who suffer from binges. They eat and then they throw up. They eat for 3 or 4 times in a day and then they may not have, they want to throw it up. और वो बास तो उनमें से ऐसे भी हैं जो अपने हलक में उंगली मार के अपना खाया पिया हुआ जो फूड स्टफ है उसको निकाल देते हैं. And that is, they are people who are extremely lost in their self-control, in their eating behavior. They have a severe body image disturbance. ये symptoms हैं बुलिमिया के और वो symptoms हैं एनोरेक्सिया के. ये 2 diseases, eating disorders हैं. हमने ये देखा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड कि कुछ एथलीट्स बुलिमिया और एनोरेक्सिया के सिम्टम्स को एग्जिबिट करते हैं. ख़ास तौर पर वो स्पोर्ट्स पर्सन्स या वो एथलीट्स जो जिम्नास्टिक्स में हिस्सा लेते हैं या डांसिंग की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हद तक और बहुत फ्रीक्वेंसी से पाए जाते हैं. इस रेफरेंस में आई वुड लाइक टू कोट ए मेटा एनालिसिस. आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. ए मेटा एनालिसिस spread over 92 studies involving over 10,000 athletes and sportspersons. In fact, 10,878 athletes and sportspersons. 92 studies. आपको याद है मेटा एनालिसिस क्या है? जी हाँ, मेटा एनालिसिस is when psychologists collect a number of studies related to a particular topic and then find the common threads in those studies. तो ये 92 studies involving 10,878 athletes showed the results related to certain eating disorders and sports behavior. And what is this? That there are more eating disorders in athletes than in non-athletes. पहली बात तो ये देखने वाली है कि एथलीट्स के मुकाबले में नॉन एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं. उसकी क्या वजह है? दूसरी चीज़ कि वो एथलीट्स जो ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लें जो एस्थेटिक स्पोर्ट्स हैं, मसलन जिम्नास्टिक्स. आप जानते हैं कि जिम्नास्टिक्स में मैट एक्सरसाइजेज भी इन्वॉल्व हैं. आप जानते हैं जिम्नास्टिक्स में हॉर्स एक्सरसाइजेज भी इन्वॉल्व हैं. उनको एक बार पर चढ़ के भी वर्जिशें करनी हैं. आप जानते हैं कि वो एथलीट्स जो डाइविंग में, स्विमिंग में एक इवेंट है डाइविंग, और डाइविंग एक लो बोर्ड से, एक मीडियम बोर्ड से, एक हायर बोर्ड से की जाती है. डाइवर्स आर ऑल्सो मोर प्रोन टू नर्वस eating or eating disorders. Gymnastics or gymnasts are more prone to eating disorders, and research based upon these 292 studies also shows that the athletes may not be as driven to be thin as non-athletes. जहां बीमारियों का, सिम्टम्स का, अलामात का शिकार हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हैं कुछ एथलीट्स, वहां पर इन स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि एथलीट्स में दुबला होने की, पतला होने की जो ख्वाहिश है, जो ड्राइव है, वो नॉन एथलीट से ज्यादा नहीं है. इनफैक्ट अगर एक और ऑब्जर्वेशन का जिक्र करूं मैं, जिनका इन 92 स्टडीज से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन यह है कि हमारे मॉडल्स जो हैं, जो दुनिया में शो बिजनेस से रिलेटेड मॉडल्स जो हैं, साबुन का इश्तिहार है, कोक का इश्तिहार है, घड़ी का इश्तिहार है, ग्लासेस का इश्तिहार है, गाड़ी का इश्तिहार है, दवाइयों के, अद्वियात के अब तो इश्तिहार आने शुरू हुए. इनमें जो इश्तिहारों में जो लोग, जो मॉडल्स अपीयर हो रहे हैं, वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का ज्यादा शिकार है. Because advertising world prefers thin models. Therefore, the girls and boys who take up modeling as a career,
have this desire to to become and then to remain thin. ये भी एक ऑब्जर्वेशन जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से है. चलिए इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का अनहेल्दी एक्सरसाइज बिहेवियर से क्या ताल्लुक है. हमने अभी देखा कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं. अब हम देखते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का एक्सरसाइज साइकोलॉजी से या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से या स्पोर्ट्स बिहेवियर से या एक्सरसाइज बिहेवियर से क्या ताल्लुक है. पहली तो बात यह है कि इस रेफरेंस में इसमें तीन चीजें देखने वाली हैं. Eating disorders and exercise behavior, we need to look at three things. What are those three things? Research has shown that those people who are obligatory runners, remember obligatory runners? Obligatory runners are those people who are addicted to running. And those people, those females who are anorexics, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार हैं, उन दोनों के पर्सनालिटी फैक्टर्स कॉमन हैं. Obligatory runners and anorexics show commonality of personality factors. एक बात तो यह है. In other words, obligatory runners could be called in a way anorexics. दूसरी बात जो इससे मुतल्लिक देखने वाली वो है what is called muscle dysmorphia. Muscle dysmorphia is that one feels that one's body is not properly muscled. अगर कोई शख्स ये समझे कि वो मस्कुलर नहीं है जबकि वो नॉर्मल लोगों की तरह ही मस्कुलर हो, तो दैट वुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ मसल डिस्मॉर्फिया. Research shows that some of those people who have addiction to or who have unhealthy exercise behavior suffer from muscle dysmorphia. और तीसरी चीज जो देखने वाली है इससे मुतल्लिक, that is what is called wrestlers making weight. इसको समझने से पहले आपको एक मिनट इसकी बैकग्राउंड समझनी होगी. रेसलर्स और बॉक्सर्स जो हैं, जब वो रेसलिंग या बॉक्सिंग में हिस्सा लेते हैं तो अपना वेट वो कट करते हैं इमीडिएटली बिफोर द मैच, बिकॉज दे वांट टू कम इन ए लोअर कैटेगरी ऑफ वेट सो दैट once they are in the lower category of weight they can beat their opponent easily. So they try and cut their weight just before weighing in, and that is called wrestlers making weight, cutting down weight with abnormal speed just prior to competition. And that is a kind of a symptom related to exercise behavior. Making weight is an abnormal behavior related to over exercise or exercise. तो ये तीन symptoms हैं, cutting या wrestlers making weight, giving up eating, giving up drinking of all kinds of nutrition drinks, muscle dysmorphia, and anorexia. Analog hypothesis that people are over concerned with muscles of their body, and people who are addicted to runners share personality traits, characteristics which are similar to those who suffer from anorexia nervosa. ये है relationship between eating disorder and exercise behavior. Before we end today, let us take a look at what we talked about. We went into the depths of, गहराई तक हम पहुंचे थे कि एक्सरसाइज का या स्पोर्ट्स की में हिस्सा लेने का क्या ताल्लुक है मुख्तलिफ बीमारियों के साथ. और उस ज़िमन में हमने देखा तीन चीजें कि एक्सरसाइज की वजह से इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है. इस क्वालिफिकेशन को भी याद रखिए कि ये अनक्वालिफाइड नहीं है. मैं अभी गुजारिश करता हूं आपसे, इम्यून सिस्टम एक्सरसाइज की वजह से बेहतर होता है. रिसर्च ने दिखाया कि कैंसर को फाइट करने में, खास तौर पे कोलन और ब्रेस्ट कैंसर को फाइट करने में एक्सरसाइज का निहायत अहम ताल्लुक है. फिर रिसर्च ने हमें यह भी दिखाया
कि HIV एड्स और एक्सरसाइज का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, सच दैट एक्सरसाइज डिमिनिशेस, decreases the incidence, not the incidence, but the incidence of certain symptoms in HIV AIDS, मसलन एंजाइटी, मसलन डिप्रेशन। और इम्यून सिस्टम के बारे में आपको मैंने जैसे गुजारिश की कि इम्यून सिस्टम एक्सरसाइज की वजह से बेहतर होता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी या उसकी मिकदार या उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए तो फिर इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। इसलिए इम्यून सिस्टम के साथ एक्सरसाइज का डबल एज्ड स्वॉर्ड सा ताल्लुक है। इट इंक्रीजेस, मेक्स द इम्यून सिस्टम बेटर, इट ऑल्सो डिप्रेसेस, मेक्स द इम्यून सिस्टम वर्स। दैट इज व्हाट वी सॉ टुडे। फिर हमने देखा कि ये तो हैं फिजिकल सिम्टम्स जिसके साथ एक शख्स का एक्सरसाइज से ताल्लुक है। फिर हमने कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बिहेवियर का ताल्लुक देखा। वो क्या था? सोशल फिजिक एंजाइटी, सोशल फिजिक एंजाइटी, फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बॉडी इमेज। हमने ये तीन चीजें देखी कि इन तीन चीजों पे एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने का खुशगवार असर है, सच दैट सोशल फिजिक एंजाइटी डिक्रीजेस, फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम्स बेटर and the body image becomes better. This is the exercise, this is the relationship of exercise with these three variables. As we saw the relationship of exercise with cancer, immune system, and we saw the relationship of exercise with HIV AIDS, that it helps. We also saw the relationship between social physical anxiety, physical self-concept, and body image, and we saw that it has a pleasant effect on physical self-image, body image, and it negates social anxiety. फिर हमने देखा था एक्सरसाइज एडिक्शन क्या है। हमने ये आपसे कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज हर सूरत में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हर सूरत में, हर वक्त, हर मिकदार में अच्छा ही रिएक्शन होगा उसका। ऐसा नहीं है, उसका रिएक्शन नेगेटिव भी है। हमने नेगेटिव रिएक्शन में क्या क्या गिना था? हमने बहुत सी चीजें देखी थी नेगेटिव रिएक्शन में कि उसकी वजह से विड्रॉल महसूस करता है, उसकी वजह से एक शख्स डिप्रेस महसूस करता है, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। ये तमाम चीजें उसकी एक्सरसाइज एडिक्शन को जाहिर करती हैं। फिर हमने आखिर में देखा था क्या कि ईटिंग डिसऑर्डर्स का और फिजिकल एक्टिविटी का आपस में क्या ताल्लुक है। इस रेफरेंस में हमने आपको दो किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, anorexia nervosa and bulimia nervosa. Anorexia when somebody refuses to eat, and bulimia when there are binges of eating and going on diet or throwing up. और इस एकेडमिक डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन के बाद कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, हमने ये देखा कि एथलीट्स में, कुछ खास किस्म के एथलीट्स में और एनोरेक्सिक्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर हमने ये देखा था कि eating disorders can express themselves in muscle dysmorphia, which is somebody's preoccupation with his or her body not being muscled, not being properly muscled. That is muscle dysmorphia, and that is related to eating disorders and sports or physical activity. जो बॉडी बिल्डर्स हैं आम तौर पे उनको ये प्रॉब्लम भी दरपेश हो सकता है। They consider that their muscles are not as good as they should have been. और आखिर में हमने इस रेफरेंस से बात की थी तीसरे प्रॉब्लम की, that is the wrestlers making weight, wrestlers when they cut down weight because of prior to competition. That is an example of eating disorder related to exercise and sports activity. ये हमने आज देखा। We will touch upon something new in the next lecture. Until that time, do take a look at today's lecture. Until next time, Khuda Hafiz, God be with you.